आज का जो हमारा क्लास है आरआरबी एएलपी सीवीटी 2 का जो क्लास नंबर 4 हमारा पार्ट 1 है, क्लास नंबर 4 का पार्ट 1। इसके पहले भी हमने आपको क्लास 1 2 3 के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट इस तरह से आपको सॉल्व करके दिया है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी आरआरबी एएलपी सीवीटी 2 का जो मैकेनिकल ट्रेड है, सभी मैकेनिकल ट्रेड के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है आरआरबी एएलपी सीवीटी 2 का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ रैचेट स्टॉप आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप का उपयोग क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टर्न द स्पिंडल, मतलब स्पिंडल को घुमाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है लॉक द स्पिंडल, मतलब स्पिंडल को लॉक करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट द जीरो एरर, मतलब जो जीरो एरर होते हैं उसे करेक्ट करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है इंश्योर द करेक्ट प्रेशर, मतलब माप लेते समय प्रेशर प्रॉपर आना चाहिए, मतलब एक समान आना चाहिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप का उपयोग क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंश्योर द करेक्ट प्रेशर, मतलब सही दबाव सुनिश्चित करने के लिए। मतलब जो रैचेट स्टॉप होता है, अगर मान लीजिए उसका उपयोग हम नहीं करते, तो हर एक जो भी ऑपरेटर, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा ऑपरेटर काम कर रहे हैं, तो उस समय हर एक का माप का जो डायमेंशन है वो अलग अलग आएगा, इसलिए सभी का माप सेम आना चाहिए। इसलिए इसमें एक क्या दिया है, रैचेट स्टॉप दिया जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर के बैक साइड में, जिससे क्या होता है कि जो भी काम करते हैं तो उसका एक लिमिट दिया जाता है कि इसके ऊपर आपको रोटेट नहीं करना है, जिससे आवाज़ भी आता है, रैचेट स्टॉप से आवाज़ भी आता है। तो यही काम होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, मतलब साइज की मैक्सिमम अधिकतम सीमा और साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लिमिट ऑफ साइज, मतलब साइज की लिमिट। दूसरा बेसिक साइज। तीसरा टॉलरेंस। या फिर चौथा ऑप्शन है जीरो लाइन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइज की अधिकतम सीमा और साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग बटरस थ्रेड इन कारपेंट्री वॉइस। कारपेंट्री वॉइस में बटरस थ्रेड प्रदान करने का कारण क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर बेटर अपीयरेंस, मतलब अच्छा दिखने के लिए। दूसरा फॉर इजी यूज, मतलब यूज करना आसान होने के लिए। तीसरा ऑप्शन है फॉर इजी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसका उत्पादन करना आसान हो जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है प्रेशर एक्ट एट वन फ्लंक, मतलब कोई भी एक फ्लंक के ऊपर इसका प्रेशर आता है, जिसके वजह से इसमें कारपेंटर वाइस में यूज किया जाता है। जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि कारपेंटर वाइस में बटरस थ्रेड प्रदान करने का कारण क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर एक्ट एट वन फ्लंक, मतलब दबाव एक किनारे पर कार्य करता है। मतलब जो बटरस थ्रेड होता है, बटरस थ्रेड का वन फ्लंक 45 डिग्री में होता है, एक 90 डिग्री में होता है। तो जब हम इसका यूज करते हैं तो इसका पूरा प्रेशर एक फ्लैंक के ऊपर ही आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है कारपेंट्री वाइस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग। तो स्क्रीन पर आपको एक जिग का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसे हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का जिग है, जो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेट जिग। दूसरा ऑप्शन है चैनल जिग। तीसरा ऑप्शन है ट्रूनियन जिग। और चौथा ऑप्शन है सैंडविच जिग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जिग का नाम क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रूनियन जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एटीसी प्रिपरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग एक्सिस कन्वेंशन ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन के पार्ट प्रोग्रामिंग में एक्सिस कन्वेंशन की एटीसी तैयारी से आपका क्या मतलब है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन हमें दिया था इसे हम शॉर्टकट, मतलब थोड़ा इजी कर देते हैं। जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि जो हमारा सीएनसी मशीन है कन्वेंशनल, उसका जो एक्सिस होता है पार्ट प्रोग्रामिंग का, उसमें जो एटीसी होता है, एटीसी का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अल्टरनेट टूल सेंटर। दूसरा ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक टूल चेकिंग। और चौथा ऑप्शन है एक्सिलरी टूल चेकिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी मशीनों के पार्ट प्रोग्रामिंग में एक्सिस कन्वेंशन की एटीसी तैयारी से आपका क्या मतलब है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। मतलब जो एटीसी होता है सीएनसी मशीन का, जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में जो एटीसी होता है उसका जो शॉर्ट फॉर्म दिया है एटीसी, इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू लुब्रिकेट द हेड स्टॉक इन अ मॉडर्न लेथ। आधुनिक लेथ में हेड स्टॉक को लुब्रिकेट करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वीक फीड।
दूसरा ग्रेविटी फीड, तीसरा स्प्लैश लुब्रिकेशन और चौथा ऑप्शन है ऑयल पंप मेथड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आधुनिक लेथ में हेडस्टॉक को लुब्रिकेट करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑयल पंप मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द थ्रेडिंग टूल इज सेट बिलो सेंटर राइट। यदि थ्रेडिंग टूल को सेंटर राइट के नीचे सेट किया जाए तो क्या होगा। मान लीजिए जब हम लेथ मशीन के ऊपर कोई भी हम ऑपरेशन करते हैं तो मेन प्रोसेस क्या होता है कि कटिंग टूल का सेंटर राइट पे सेट करना। तो अगर मान लीजिए थ्रेडिंग कर रहे हैं हम, उस समय अगर थ्रेडिंग टूल का सेंटर राइट से नीचे सेट हो गया है तो उस समय क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच विल चेंज, मतलब पिच चेंज हो जाएगा। दूसरा डिफिकल्ट फॉर कैचिंग, मतलब थ्रेड को पकड़ने में डिफिकल्टी होगा। तीसरा ऑप्शन है थ्रेड विल बी डैमेज, मतलब जो थ्रेड हम बनाएंगे वो खराब हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है मेजर डायमीटर विल चेंज, मतलब जिसका जो थ्रेड का बड़ा डायमीटर होता है वो चेंज हो जाएगा। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, यदि थ्रेडिंग टूल को सेंटर हाइट के नीचे से सेट किया जाए तो क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रेड विल बी डैमेज, मतलब जो थ्रेड हम बनाने वाले वो थ्रेड खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म मार्क एक्स। जो स्क्रीन पर आपको दिखाया गया डायग्राम है, इसमें जो एक्स के रूप में चिन्हित शब्द है वो क्या दर्शाता है, यही हमें पूछा है। तो देख सकते हो यहाँ पर एक थ्रेड टेपर वाला जॉब है जो आपको यहाँ पर रखा गया है। इसमें दो साइड में दो प्रिसिशन रोलर है। तो इसके जो दोनों रोलर के आउटर डायमीटर में जो लाइन दिया है उसके बीच में जो एक्स के रूप में आपको दिखाया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, मतलब जो डायमीटर इसका चेक किया जाता है, स्मॉलर एंड का डायमीटर चेक किया जा रहा है। या फिर दूसरा बड़े डायमीटर वाला साइड चेक किया जा रहा है। या फिर तीसरा ऑप्शन है हाइट ऑफ टेपर, मतलब टेपर की हाइट चेक किया जा रहा है। या फिर चौथा डायमीटर ऑफ रोलर, मतलब रोलर का डायमीटर चेक कर रहे हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो डायग्राम है, डायग्राम में जो एक्स के रूप में जो भाग है इसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड। मतलब जो हमारा टेपर जॉब है, टेपर जॉब का स्मॉलर एंड का डायमीटर को चेक करने के लिए इस जो प्रिसिशन रोलर है इसके सहायता से टेपर जॉब का स्मॉलर मतलब छोटे साइड का डायमीटर को चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट ऑन कन्वेंशनल लेथ। कन्वेंशनल लेथ पर घटकों का उत्पादन क्या शामिल है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इन्वॉल्व मोर मैनुअल वर्क, मतलब इसमें सब बहुत ज़्यादा मैनुअली वर्क करना पड़ता है। दूसरा मोर प्रोडक्शन रेट, मतलब प्रोडक्शन की रेट बढ़ जाता है। तीसरा लेस मैनुअल वर्क, मतलब मैनुअल वर्क कम हो जाता है। फिर चौथा कंप्यूटर टेक केयर, मतलब कंप्यूटर के सहायता से यूज करते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट ऑन कन्वेंशनल लेथ, मतलब जो प्रोग्राम, मतलब कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बना रहे उसमें अगर हम कन्वेंशनल लेथ का यूज करते हैं तो उस समय क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है इन्वॉल्व मोर मैनुअल वर्क, मतलब अधिक मैनुअल काम करना पड़ता है अगर हम कन्वेंशनल लेथ के ऊपर अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज टू फिनिश अ ड्रिल होल मैनुअली। ड्रिल किए गए होल को मैनुअल रूप से फिनिश करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है हैंड रिमर, दूसरा मशीन रिमर, तीसरा काउंटर सिंक ड्रिल, चौथा लार्ज डायमीटर ड्रिल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ड्रिल किए गए होल को मैनुअली रूप से फिनिश करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज किया है कहाँ पर, ये मैनुअली रूप लगाकर। बाकी इसका जो सही आंसर आता है वो बोरिंग ऑपरेशन होता है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि ड्रिल किए गए होल को मैनुअली रूप से फिनिश करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैंड रिमर। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं आपके सिलेबस के हिसाब से पूरे सॉल्व करके दे रहे हैं, आपके जो CBT 2 का सिलेबस है उसके हिसाब से। उसके बाद अगर आपको कोई भी जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें इसका अगर PDF की आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, जहाँ से ज्वाइन होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला 0.75 इंटू पिच। जो हमारा फार्मूला यहाँ पर क्वेश्चन में एक दिया है कि 0.7 इंटू पिच, इस फार्मूला का उपयोग करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड, मतलब स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। दूसरा मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। तीसरा एक्मे थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। या फिर चौथा बटरफ्लाई थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करते हैं।
तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि 0.75 इंटू पिच, इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड। मतलब बटरस थ्रेड का अगर डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय इस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है 0.75 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द फॉलोअर स्टडी इज फिक्स टू प्रोड्यूस फ्रॉम टर्निंग। टर्निंग से उत्पादन करने के लिए फॉलोअर स्टडी को कहाँ फिक्स किया जाता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उस समय अगर हमें फॉलोअर स्टडी रेस्ट का उपयोग करना है तो उस समय फॉलोअर स्टडी रेस्ट को कहाँ पर फिट किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल पार्ट मतलब टूल पोस्ट, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा क्रॉस स्लाइड और चौथा ऑप्शन है टेल स्टॉक। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि टर्निंग से उत्पादन करने के लिए फॉलोअर स्टडी रेस्ट को कहाँ पर फिक्स किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ अटैचमेंट। तो स्क्रीन पर आपको एक लेथ अटैचमेंट का डायग्राम दिखाया गया है। तो इस अटैचमेंट को हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का अटैचमेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको लेथ अटैचमेंट का डायग्राम दिखाया गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉपिंग अटैचमेंट, दूसरा गियर कटिंग अटैचमेंट, तीसरा ग्राइंडिंग अटैचमेंट और चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ अटैचमेंट का टाइप्स कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गियर कटिंग अटैचमेंट। हमारा इंडेक्स फिंगर हेड लगा होता है जिसके वजह सहायता से हम लेथ मशीन के ऊपर गियर कटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द इफेक्टिव डायमीटर बी चेक यूजिंग द 3 वायर मेथड। 3 वायर मेथड का उपयोग करके हम इफेक्टिव डायमीटर को किस तरह से जांच सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है चेकिंग इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग 3 वायर मेथड, मतलब इफेक्टिव डायमीटर को चेक करने के लिए 3 वायर मेथड का उपयोग किया जा रहा है। हम आपको क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देते हैं। जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, तो स्क्रीन पर डायग्राम दिखाए गए जो मेथड है थ्रेड का जो डायमीटर चेक किया जा रहा है वह कौन सा मेथड है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेकिंग इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग 3 वायर मेथड, मतलब 3 वायर मेथड का उपयोग करके इफेक्टिव डायमीटर को चेक किया जा रहा है। या फिर दूसरा ऑप्शन है चेकिंग इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग प्रिज्म, मतलब थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर चेक किया जा रहा है प्रिज्म का उपयोग करके। या फिर तीसरा ऑप्शन है चेकिंग यूजिंग माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर का यूज किया जा रहा है। या फिर चौथा ऑप्शन है चेकिंग यूजिंग वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके चेक किया जा रहा है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो डायग्राम में थ्रेड का डायमीटर चेक किया जा रहा है वह कौन सा मेथड है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेकिंग इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग 3 वायर मेथड। यहाँ पर आपको जो 3 रोलर आपको दिखाई दे रहा है ये होता है 3 वायर मेथड। इसके सहायता से जो हमारा थ्रेडेड जॉब है इसका इफेक्टिव डायमीटर मतलब पिच डायमीटर को चेक किया जा रहा है। इफेक्टिव डायमीटर और पिच डायमीटर दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिमिट गेज। तो स्क्रीन पर आपको एक लिमिट गेज का डायग्राम दिखाया गया है। तो इस गेज का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, तीसरा ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज और चौथा ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। तो जो स्क्रीन पर आपको एक थ्रेड लिमिट गेज का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस डायग्राम को हमें पहचानना था कि ये कौन से टाइप का लिमिट गेज है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। तो स्क्रीन पर आपको एक फिर से एक गेज का डायग्राम दिखाया गया है। तो हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का गेज है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, दूसरा ऑप्शन है थ्रेड प्लग गेज, तीसरा ऑप्शन है प्लेन रिंग गेज और चौथा ऑप्शन है थ्रेड कैलिपर गेज। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो गेज है इस गेज का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थ्रेड रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जो गेज का डायग्राम है। तो ये कौन से टाइप का गेज है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, दूसरा है स्नैप गेज, तीसरा फिलर गेज और चौथा ऑप्शन है कैलिपर गेज। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो गेज आपको डायग्राम में दिखाया गया है स्क्रीन पर, तो इस गेज का नाम है ऑप्शन नंबर ए, स्क्रू पिच गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन थ्रेड मेजरमेंट। तो स्क्रीन पर आपको एक थ्रेड का साइज को चेक किया जा रहा है, मतलब डायमीटर को ही चेक किया जा रहा है। लेकिन ये जो मेथड है थ्रेड मेजरमेंट का जो मेथड है ये कौन सा मेथड है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लिप गेज, दूसरा टेपर पैरेलल, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोमीटर और चौथा ऑप्शन है वी प्रिज्म।
तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो स्क्रीन पर आपको एक थ्रेड का डायमीटर को चेक किया जा रहा है, तो जिसके सहायता से चेक किया जा रहा है उसे एक्स के रूप में दिखाया गया है। तो ये जो एक्स के रूप में दो पार्ट को दिखाया गया है, तो ये दोनों पार्ट को क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, टेपर पैरेलल। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो दोनों भी टेपर पैरेलल है, मतलब टेपर मतलब जो एक साइड का डायमीटर कम दूसरे साइड का डायमीटर ज्यादा और बीच में पूरा इस तरह से डायगोनली बना है, जिसे हम टेपर जॉब भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, टेपर पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम जो दिखाया गया है जॉब का, इसके जॉब के डायमीटर का जॉब का जो साइज चेक किया जा रहा है। तो साइज चेक करते समय जो बीच में आपको जो पार्ट आपको दिखाया गया है एक्स के रूप में, इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिसिशन रोलर, दूसरा स्लिप गेज बिल्ट अप, तीसरा पैरेलल ब्लॉक, चौथा टेपर पैरेलल। तो जो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर जो डायग्राम आपको दिखाया गया एक जॉब है, जॉब का डायमीटर को चेक किया जा रहा है, इंटरनल डायमीटर। तो इसमें जो बीच में जो आपको स्क्वायर शेप में दिखाया गया है एक्स के रूप में, तो इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, स्लिप गेज बिल्ट अप। ये आपका स्लिप गेज है और दोनों साइड में दो प्रिसिशन रोलर लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज M20 स्टैंड फॉर। M20 का मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर डायमीटर, 20 mm डायमीटर, मतलब मेट्रिक थ्रेड और इसका डायमीटर है 20 मिलीमीटर। दूसरा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड जिसकी लंबाई है 20 मिलीमीटर। तीसरा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड जिसका पीच है 20 मिलीमीटर। और चौथा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड जिसका लीड है 20 मिलीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट डोज M20 स्टैंड फॉर, मतलब M20 का मीनिंग क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, मेट्रिक थ्रेड 20 mm डायमीटर। मतलब जो एम के साइड में जो साइज होता है वो हमारा होता है मेजर डायमीटर। एम मतलब होता है मेट्रिक थ्रेड, और उसके साइड में जो साइज होता है हमारा जो थ्रेड है, थ्रेड का मेजर डायमीटर होता है, मतलब सबसे बड़ा डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मेट्रिक थ्रेड डेप्थ। अगर मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पिच, और चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पिच। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मेट्रिक थ्रेड डेप्थ, मेट्रिक थ्रेड का अगर डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.6134 इंटू पिच। और बाकी के जो तीन ऑप्शन है, जैसे 0.5 इंटू पिच होता है स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर है मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए 0.6134 इंटू पिच का उपयोग करते हैं। तीसरा जो ऑप्शन था हमारा 0.6403 इंटू पिच, यह होता है BSW, मतलब ब्रिटिश थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और चौथा ऑप्शन जो हमारा था 0.75 इंटू पिच, ये होता है बट्रेस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज फॉर फॉलोअर स्टडी रेस्ट ओवर फिक्स स्टडी रेस्ट। फिक्स स्टडी रेस्ट की तुलना में फॉलोअर स्टडी रेस्ट का फायदा क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सपोर्ट एट फिक्स्ड प्लेस ऑफ वर्क, मतलब कोई भी एक जगह पर सपोर्ट दिया जाता है जॉब का। दूसरा ऑप्शन है जॉब के पूरे लंबाई में सपोर्ट दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है यह सिर्फ जॉब को रोटेट करता है, इट रोटेट विद द जॉब, मतलब जॉब के साथ घूमता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इट रोटेट एंड मूव अलोंग द जॉब, मतलब यह घूमता भी है और जॉब के साथ पूरी लंबाई में चलता भी है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फिक्स स्टडी रेस्ट की तुलना में फॉलोअर स्टडी रेस्ट का लाभ क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सपोर्ट कंटिन्यूअस इंटर लेंथ ऑफ वर्क, मतलब जॉब के पूरी लंबाई में यह सपोर्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स स्टडी रेस्ट ओवर फॉलोअर स्टडी रेस्ट। फिक्स स्टडी रेस्ट की तुलना में फॉलोअर स्टडी रेस्ट का डिसएडवांटेज क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सपोर्ट एट फिक्स प्लेस ऑफ वर्क, मतलब कोई भी एक ही जगह पर सपोर्ट देता है जॉब का। दूसरा ऑप्शन है जॉब के पूरी लंबाई में सपोर्ट देता है। तीसरा ऑप्शन यह जॉब के साथ घूमता है। या फिर चौथा ऑप्शन यह जॉब के साथ घूमता है और चलता भी है। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था फिक्स स्टडी रेस्ट के तुलना में फॉलोअर स्टडी रेस्ट का डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है सपोर्ट एट फिक्स्ड प्लेस ऑफ वर्क, मतलब जॉब के किसी एक ही जगह पर यह सहारा जॉब को सहारा देता है। जैसे हमें क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स स्टडी रेस्ट ओवर फॉलोअर स्टडी रेस्ट।
फिक्स जो क्वेश्चन हमें पूछा था, थोड़ा इसे जैसे मैंने पहले बताया था कि फॉलोअर स्टडी रेस्ट का डिसएडवांटेज क्या था, इस क्वेश्चन में हमें पूछा था कि फिक्स स्टडी रेस्ट का डिसएडवांटेज क्या है फॉलोअर स्टडी रेस्ट के तुलना में। तो फिक्स स्टडी रेस्ट क्या करता है कि कोई भी जॉब के एक ही जगह पर जहां पर आप सेट करोगे वहां पर ये सपोर्ट देता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है फॉलोअर स्टडी रेस्ट के तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लॉकिंग स्क्रू मार्क एक्स इन स्टडी रेस्ट। तो स्क्रीन पर आपको एक फिक्स स्टडी रेस्ट का डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो लॉकिंग स्क्रू को आपको दिखाया गया है एक्स के रूप में, तो इसका काम क्या है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू लॉक द बेरिंग पैड, मतलब इसमें जो बेरिंग पैड लगे हैं 3, इसे लॉक करने के लिए। दूसरा टू क्लैम द स्टडी रेस्ट, मतलब स्टडी रेस्ट को क्लैम करने का काम करता है। या फिर तीसरा टू लॉक द टॉप पोर्शन ऑफ स्टडी रेस्ट, मतलब स्टडी रेस्ट का ऊपर वाला भाग को लॉक करने का काम करता है। या फिर चौथा टू एडजस्ट द बेरिंग पैड, मतलब बेरिंग पैड को एडजस्ट करने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फिक्स जो स्टडी रेस्ट का डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखा है लॉकिंग स्क्रू, तो इसका कार्य क्या है यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, टू लॉक द बेरिंग पैड, मतलब इसमें जो 3 बेरिंग पैड लगे होते हैं, हर एक बेरिंग पैड के ऊपर एक एक लॉकिंग स्क्रू होता है। तो जो बेरिंग पैड को जब हम सेट करते हैं तो सेट करने के बाद उसे लॉक करने का काम करता है ये लॉकिंग स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रोलर स्टडी रेस्ट ओवर फिक्स स्टडी रेस्ट। रोलर स्टडी रेस्ट का फिक्स स्टडी रेस्ट पर क्या लाभ है यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इट कैन बी फिक्स्ड ऑन सैडल, मतलब इसे सैडल पर फिक्स किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है इजी टू रोटेट द वर्क, मतलब जॉब को घुमाने में आसानी होती है। तीसरा ऑप्शन है इट रोटेट एंड मूव अलोंग द वर्क, मतलब यह जॉब के साथ घूमता है और चलता भी है। और चौथा ऑप्शन है इट कैन बी फिक्स्ड ऑन टूल पोस्ट, मतलब इसे टूल पोस्ट पर फिक्स किया जा सकता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि रोलर स्टडी रेस्ट का फिक्स स्टडी रेस्ट पर क्या लाभ है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजी टू रोटेट वर्क, मतलब जॉब को घुमाने में आसानी होती है। तो जैसे हमारा क्लास था आरआरबी एएलपी सीए सीवीटी 2 का जो मैकेनिकल ट्रेड होते हैं उनके सभी काम एमसीक्यू सॉल्व करके दे रहे थे। जो हमारा क्लास है क्लास नंबर 4 का पार्ट ए है, जिसपे हमने आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। इसका पार्ट बी भी हम लाएंगे। तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करके दे रहा है, इसकी पीडीएफ की अगर आपको आवश्यकता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं इसके पार्ट बी के साथ।